इन सब बातों को ना थोड़ा गहराई में समझने से आसानियाँ सामने आएंगी। थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो भी बात हो रही थी कि जैसे दिमाग को जहन सिखाता है, माइंड बिल्कुल ब्रेन को ट्रेनिंग सिखाते हैं। देता है, और जब एक दफ़ा माइंड कोई ट्रेनिंग ब्रेन को दे देता है तो ब्रेन उस पर पक्का हो जाता है। तो ब्रेन उस पर पक्का हो जाता है। जैसे आपने वो सलमान खान की फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा कि जब मैं एक दफ़ा फैसला कर लेता हूँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वो जो इस्टेब्लिश हो जाता है ना जब एक दफ़ा, क्योंकि ब्रेन एक रोबोट है और वो माइंड की मदद करता रहता है ताकि माइंड को ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व ना होना पड़े। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो माइंड 100% इन्वॉल्व नहीं होता, आपका ब्रेन मदद कर रहा होता है और आप एक्सीलेटर दे रहे होते हैं और ब्रेकें अप्लाई कर रहे होते हैं और साथ सोच विचार कर रहे होते हैं, साथ आप गाड़ी में मक्खी हो तो उसको भी निकाल रहे होते हैं। तो ये जब टेक्सटिंग करते हैं दो दो हाथों से लगे होते हैं बच्चे, तो कैसे वो ऐसे 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 करी जाते हैं। तो टेक्सटिंग करते हैं तो उस वक्त साथ अपनी कोई सोच विचार कर रहे होते हैं या माँ बाप को जवाब भी दे रहे होते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, बस ठीक ये कर रहे होते हैं ना कुछ ना कुछ। तो ये जो माइंड और ब्रेन का रिश्ता है ये बच्चे के पैदा होने के कुछ अरसे के बाद डेवलप होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई माइंड नहीं होता, माइंडलेस होता है, बहुत पैथेटिक होता है बच्चा। कभी आपने इस पे ज़्यादा गौर शायद ना किया हो, क्योंकि बंदे को खुशियाँ इतनी चढ़ी होती हैं जब बच्चा होता है कि बंदा उसकी पैथेटिक हालत पे गौर ही नहीं करता। लेकिन हम उसको कितना सेलिब्रेट करते हैं, कितना मनाते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। तो उस वक्त जो हम खुशियाँ मनाते हैं उस वक्त माइंड होता ही नहीं बेचारे का। उस वक्त उसके ब्रेन में एक छोटा सा सिस्टम होता है जो उसके सर्वाइवल के लिए थोड़ा मौजूद होता है। जैसे आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं ब्रांड न्यू मार्केट से, तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता सिवाय इसके कि उसको ऑन करें तो वो थोड़ा री करके तो अपने आप को सेट करके करके जनाब दसो की हुक्म है, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। फिर वो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। तो बच्चा भी जब पैदा होता है तो कोई माइंड नहीं होता, और जो पहली कोशिश की जाती है उसके अंदर माइंड को इंडक्ट करने की वो है कि उसके कान में अजान दी जाती है और समझा जाता है कि वो उसको कोई मैसेज पहुंचा होगा, एक रिचुअल है, ये एक आगाज़ है। और फिर बच्चा अपने गिरदो पेश से जब पे अभी बातचीत भी नहीं कर सकता तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। और 6-8 महीने का बच्चा अगर आप कहें कि बाय बाय करो तो वो बाय बाय कर देता है। इसको हम मिरर लर्निंग कहते हैं कि जो वो देखता है वो करता है। आजकल मैं 5 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ, वो बिल्ली के बच्चे हैं, और मैं देखता हूँ कि वो कैसे बिल्ली उसको तरबियत देती है, कैसे चीज़ें सिखाती है और कैसे वो आज खुद देख के सीखते हैं। उनके एक रहने की जगह है जहाँ मैं जब जाता हूँ तो उस ख़ास टाइमिंग पे जाता हूँ, तो अब बिल्ली मुंह उठा के देख रही होती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो, और बिल्ली को निकालना होता है और बच्चों को नहीं निकालना होता क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड में रहने की आदी है। लेकिन जब बिल्ली ऐसे बैठती है तो बिल्ली के बाद वो भी आके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनको भी निकाला जाना चाहिए। वो उन्हें खाना सिखा रही है, चीज़ें पानी पीना सिखा रही है, टॉयलेट ट्रेनिंग दे रही है, पर वो बातें तो नहीं करते, वो तो जो कर रही है तो वो देख देख के करते। इंसानों में मामला इससे आगे चलता है। जब माँ बाप बच्चे की नशोनुमा करते हैं, परवरिश करते हैं, तो पहले वो उससे बातें भी शुरू कर देते हैं। उस वक्त बातें शुरू कर देते हैं जबकि वो बिल्कुल कोई बात नहीं समझता। माँ बाप एकतरफा तौर पर उससे बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन जो भी लर्निंग उसकी होती है वो बातों से नहीं, वो देखा देखी वाले मामले होते हैं। और फिर बच्चा जब बात करने लगता है, फिर वो स्कूल जाने की स्टेज पे होता है, फिर वो थोड़ी बहस करने लगता है,
फिर वो टीनेजर हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बालिग होता है, फिर वो समझता है कि मुझे सब पता है, माँ बाप को कुछ पता नहीं है। लेकिन माँ बाप का रिश्ता एक्चुअली बच्चे के साथ तरबियत का रिश्ता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता इसके बरक्स हरगिज़ तरबियत का रिश्ता नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको मिलता है रॉ हैंड, गैर तरबियत याफ्ता, गैर मुहज़्ज़ब, पैथेटिक। लेकिन जो लाइफ पार्टनर आपको मिलता है वो आप बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं, या करना चाहिए। उसमें आप ये गुंजाइश नहीं छोड़ते, या नहीं छोड़नी चाहिए कि मैं बाद में इसको बदल लूँगा, मैं इसको बाद में संवार लूँगा। आपको मार्केट में संवरा संवराया लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लें उसको संवारने की, और नुक्ताचीनी करने की, और हदायतकारी करने की, और गुस्से करने की, और दिफा करने की, और फिर चुप कर जाने की क्या ज़रूरत है। आप बेहतरीन चुन लें मार्केट में से, जो भी आपको अवेलेबल है तो आप बेहतरीन चुन लें। गर्म पानी पा के देखो, अगर रंग निकलता है तो ठीक है। तो नहीं, ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है। असल में हम पहले से सीखते नहीं हैं कि चुनते कैसे हैं। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। आज हमारा मौजू ये है कि ब्रेन जो है वो रोबोट कैसे बनता है। एक ब्रेन जिसके अंदर बुनियादी रंग ढंग की बातें होती हैं इंसान की ज़रूरतों के लिए, और वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होकर सामने आती हैं, पर माइंड फिर ब्रेन को सिखाने लगता है, और ब्रेन की नशोनुमा 25 साल तक होती रहती है, और माइंड की नशोनुमा आखिरी सांस तक चलती रहती है, या चलनी चाहिए। अगरचे हम उसकी तरफ से गाफिल हो जाते हैं और हम समझते हैं कि अब हम बुढ़े तोते हो गए हैं इसलिए नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना बुढ़े तोते पढ़ सकते हैं उतना जवान तोते नहीं पढ़ सकते। वो इस वजह से कि बुढ़े तोतों को पढ़ने का तजर्बा वसी होता है, और जो काम करने का तजर्बा वसी हो वो आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। नए लोगों को जो दुनिया में आते हैं सीखने का उतना तजर्बा नहीं होता जितना कि बड़ी उम्र के लोगों को तजर्बा होता है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के अंदर वो ख्वाहिश थोड़ी कम पड़ जाती है। इसको हम टैंकिंग कहते हैं। टैंकिंग एक चीज़ होती है चोकिंग। चोकिंग का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे थे तो आपको सांस चढ़ गया, आप थक गए, आपने सांस लिया, आप बहाल हो गए और आप फिर वो काम करने लगे। टैंकिंग ये थी कि आप किसी काम करने के लिए निकले और रास्ते में आपको लगा कि अड्डा भी कोई काम नहीं, छड़ो फिर की करना है, यानी उस काम की बुनियादी अहमियत ही खो गई। और ये टैंकिंग का जो काम है ये नशे की बीमारी में भी होता है कि जिस जोशो जज्बे से शुरू किया जाता है उसे आगे कायम रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि पहले पता नहीं होता कि इसमें क्या मुकाम आएंगे, तो इस वजह से लोग बीच में डीमोटिवेटेड थोड़े हो जाते हैं। जो शुरू का जोशो जज्बा है वो थोड़ा मान पड़ जाता है उस जानकारी के बाद कि ये थोड़ा लंबा काम है। रिकवरी की बात कर रहे हैं तो वो बंदे को पता चल जाता है कि ये खाली विल पावर का मामला नहीं, ये सीखने का मामला है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और तीर तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी का मतलब ये है कि ये परफेक्शन का मॉडल नहीं है, ये प्रोग्रेस का मॉडल है। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मॉडल हैं जिनको हमने बड़ी खुशी से अपनाया हुआ है, जो कि परफेक्शन के मॉडल नहीं है, प्रोग्रेस के मॉडल है। हमारी ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद बहुत जल्द हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्शन का मॉडल नहीं है, प्रोग्रेस का मॉडल है। जो भी हमारी सूरत हाल होती है गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ हम पर ये हकीकत अयां होती चली जाती है कि परफेक्ट नहीं हो सकते, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इस मॉडल को अगर ज़हन में रखें तो हम अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ तवक्कुआत होती हैं, कोई गोल सेटिंग होती है,
और वो बड़ी मॉडेस्ट होती है। ज़्यादातर लोगों की गोल सेटिंग बहुत मॉडेस्ट होती है। मॉडेस्ट का मतलब है हल्की फुल्की होती है। अगर आप किसी से इनकम गोल पूछें तो अक्सर लोग बहुत ही कम दर्जे के इनकम गोल बताते हैं। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में उनकी ख्वाहिशात को पूछें तो अमूमन लोगों की जो तमन्नाएं होती हैं, जो आरजुएं होती हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस मॉडल में बिलीव करने लगे कि कल से आज बेहतर होना है और दिन के ऊपर दिन गिरता है, तो आप अपनी तवक्को से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और फिर आप किसी दिन हैरान होते हैं कि इतना तो मैंने सोचा नहीं था जो मेरे साथ हो गया है। प्रोग्रेस मॉडल जो है, रिकवरी मॉडल में ये खूबी है कि ये ओवरवेलमिंग नहीं है, ये बोझ नहीं डालता, ये वन डे एट ए टाइम है। बहुत सारे लोग नशा इस तरह छोड़ते हैं कि बस आज का दिन अगर मैंने नशा नहीं करना, कल के दिन का फ़ैसला मैं कल कर लूँगा। तो एक दिन का नशा ना करना सबके लिए बहुत आसान है। इसी तरह एक दिन वर्जिश करना, एक दिन सही वक्त पे सोना, एक दिन सही खाना खाना, एक दिन गुस्से से बाज रहना, एक दिन दूसरे लोगों को मुस्कुरा के देखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर ये एक दिन जमा होते होते बहुत बड़ी कामयाबियाँ देने लगता है। इसमें हमारे जो पेशेंट्स और उनके फैमिली के दरमियान जो ताल्लुकात की ख़राबी होती है वो कैसे पैदा होती है, जिससे कि फिर जोशो जज्बा ठंडा पड़ता है। अमूमन मरीज़ों का इलाज उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शुरू होता है, क्योंकि वो अंदर से मायूस होते हैं और वो इलाज के ख्वाहिशमंद नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जो ज़ाती कोशिशें की होती हैं नशा छोड़ने की वो नाकाम रही होती हैं। और दो चार नाकाम कोशिशें इंसान को दुकान बंद करने पे मजबूर कर देती हैं। और जब वालिदैन बेड़ा उठाते हैं अपनी तकलीफ़ों की वजह से और अपनी औलाद के रोशन मुस्तकबिल के लिए, तो उनका जोशो जज्बा कुछ अरसे के बाद थकावट की वजह से ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। और उनको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि मरीज़ों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट कैसे करना है। अमूमन पेरेंट्स इस बात के बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं कि पेशेंट उनको कोई बुलंद बांग दावा दे दे। हुण तुसी कदी सुनोगे मैं मिलूँगा फ़लाँ बंदे से, लेकिन ये आप भूल जाएं कि मैं नशा करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम सब ज़्यादा वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि जब हम अपने बच्चे से कोई तमन्ना करें कि यार तुम फलाने को ना मिला करो, तो वो इतने ज़ोरदार तरीके से हमें यकीन दहानी कराता है कि हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं, हम आसमान पर उड़ने लगते हैं। और वो कहता है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हुण तुसीं कभी सुनोगे ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। और हालांकि आपको देखना चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका व्यवहार क्या है। जब भी आप किसी बंदे से बात करते हैं और वो कोई जवाब देता है, तो कारोबार में आप क्या देखते हैं, बुलंद बांग दावा या क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी। और जब आप किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं तो फिर उसको बातचीत के ज़रिए नए सिरे से कुछ तय करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको पता होता है कि ही इज़ गोइंग टू डू दैट। तो क्रेडिबिलिटी, या जिसको हम अपनी ज़बान में पंजाबी में व्यवहार कहते हैं, व्यवहार तो समझते होंगे। जो व्यवहार है, पेशेंट का व्यवहार देखना चाहिए कि उसका बुलंद बांग दावा देखना चाहिए। बुलंद बांग दावा जो, यानी अब मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। जब भी कोई बंदा कहे कि मैं आपको कुछ, तो ठीक करे ना व्यवहार ठीक करने में कौन सा देर लगती है। आप एक दफ़ा जो कहें उस पर अमल कर दे, व्यवहार ठीक हो जाएगा। ब्रोकन प्रॉमिस की है, ब्रोकन कमिटमेंट्स की बीमारी है। और जब कोई भी आपको ये कहता है कि मैं ये काम करूंगा और कोई कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आपको किसकी बात माननी है? करूंगा। क्योंकि एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो दिखाना चाहता है, एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो करना चाहता है, यानी खुद से करना चाहता है। जब कोई कहता है कि मैं ये बात करूंगा, तो आपकी उतनी तसल्ली नहीं होती, बात में ज़ोर पैदा नहीं होता।
आप खुद भी ये चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे को जो कि सरकारी दफ्तर में है, आप जाके कोई काम कहते हैं और वो कहता है अच्छा जी, आप कहते हैं कि क्या, फिर वो कहता है देखते हैं कि इसके क्या इम्कान आता है, इसको करेंगे। वो कहते हैं नहीं आया तो कोई गल ना हो, देखो ना मैं शेख साहब के जरिए आया तो तुसी मेरी कोई तसल्ली तो कराओ ना। कहते हैं हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते नहीं इंशाल्लाह नहीं, ए होना चाहिए, मतलब पक्की गल करो। तो हम रीअश्योरेंस चाहते हैं, हम यकीन दहानी चाहते हैं, और ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, ये हमारी अपनी ज़रूरत है, दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं। जब हम अपनी ज़रूरत बताते हैं तो दूसरा हमारी ज़रूरत पूरी कर देता है। ये बहुत आसान सा तरीका है माँ बाप और औलाद के रिश्ते में या मियाँ बीवी के रिश्ते में, कि जो हमें ज़रूरतमंद नज़र आता है हम उसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं, और ज़रूरत ये होती है कि मुझे यकीन दहानी कराओ, मुझे पक्की बात करो। और फिर उसमें कुछ ऐसे फ़िक्रे, कुछ ज़ोरदार फ़िक्रे जिसके फ़ौरन बाद कोई रिवॉर्ड भी मिलता है, तो बंदा वो के लिए तैयार हो जाता है कि अब आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैंने, और आप कहते लो जी मसला हल हो गया। हालांकि वो कह रहा होता है कि आप सुनेंगे नहीं, वैसे मैं करता रहूँगा लेकिन आपको पता नहीं चलने दूँगा। तो आप इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि जो सिंपल लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, बजाय इसके कि उसके अंदर उसे मुरस्सा किया जाए, उसमें लालो जवाहर जड़े जाएं। जो सादा सी ज़ुबान है वो ज़्यादा बेहतर है कि कोई आपको एक सादा ज़ुबान में कह दे कि मैं ये करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा। इस लिहाज से ज़रा ये गौर करें कि क्या हम अपने साथ काम करने वालों को, अपने घर के बच्चों को, खामद को या बीवी को या अपने पेशेंट को, हम जब कोई सवाल जवाब करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए? क्या उसका एक बुलंद बांग दावा चाहिए? नहीं तो सादगी से कह देना, क्योंकि एक बंदे ने अभी करके कुछ नहीं दिखाया तो उसको मॉडेस्ट होना चाहिए ना। हया का तकाजा ये है कि वो उसको ऐसे तरीके से करे कि उसको सज जाए, यानी वो ऐसे तरीके से बात करे कि उसे लगे कि वो करीने क्यास है, ऐसे तरीके से बात करे। और दूसरी बात ये कि जब आपसे वो ऐसे तरीके से बात करे कि मैं ये करूँगा, तो फिर आप उसकी एक ऐसी शक्ल का तकाजा करें जो नज़र आने वाली है, जो दिखाई देने वाली है, जिसे नापा तोला जा सकता है। आपका बच्चा कहता है कि जनाब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, तो आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर चंद घंटे, जैसे कि 4 घंटे पढ़ा करेंगे। अब वो इसको झटका लगता है, कहते हैं कि वो हम चाहेंगे कि अगर आप ऐसे कोई इक़दामात बता दें, जो इक़दामात आप करेंगे जिन्हें देखा जा सके आँखों के साथ और रोज़मर्रा देखा जा सके और जिन्हें नापा जा सके और जिन्हें तोला जा सके। ज़्यादातर चीज़ों को नापा तोला जा सकता है, अगरचे अभी तक एहसासात को नापा तोला नहीं जा सकता कि किसी को कितना गुस्सा है, इसके लिए अभी कोई पैमाना नहीं बना। किसी को कितनी मोहब्बत महसूस हो रही है, ये भी, इसका भी कोई पैमाना नहीं है। तो जितने भी हमारे जज्बात हैं, अनफॉर्चुनेटली जज्बात पे सारा काम 25 साल पहले शुरू हुआ। उससे पहले दुनिया भर की लाइब्रेरियों में जज्बात पे कोई किताबें ही नहीं थी, कीड़ों मकोड़ों पे किताबें थीं, जानवरों पे किताबें थीं, बेशुमार ऐसे मौज़ूआत पे किताबें थीं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन जज्बात, एहसासात हम महसूस क्या करते हैं और हमारी ज़िंदगी का एहसासात से क्या ताल्लुक़ है, इस बारे में कोई ख़ास बात नहीं थी फ़कत 25 साल पहले। और हो सकता है कि बहुत जल्द कोई ऐसा पैमाना आ जाए कि कम से कम वो बंदा जो किसी जज्बे में से गुज़र रहा है, वो बंदा अपने जज्बात को किसी पैमाने से तोल के बता दे कि ये इतने किलो गुस्सा है मुझे, या
मेरी मोहब्बत जो है वो इतने लीटर है, या कुछ किसी तरीके से जो भी दुनिया में हम चीज़ें लेन देन करते हैं तो उनका नाप तोल का एक निज़ाम होता है। तो जज्बात के बारे में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि एक तस्वीर जो है वो 100 लफ्ज़ों पर भारी होती है, और इसी तरह एक जज्बा बहुत सी तस्वीरों पे भारी होता है, जो कि नज़र भी नहीं आता और महसूस भी होता है। तो हम जज्बात की दुनिया के लोग हैं, और जज्बात की दुनिया एक प्राइवेट दुनिया है, और सारा कन्फ्यूजन इसी वजह से होता है। हम रिश्ते नातों में भी जज्बात के हाथों काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा जो जज्बाती ताल्लुक़ होता है ये अपनी नौयत में ऐसा है कि हम इस ताल्लुक़ में आगे बढ़ते हैं और फिर हम पीछे हटते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हम पीछे हटते हैं। लेकिन जब हम जज्बाती कनेक्शन में या जज्बाती लगन में आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा बाज़ औक़ात उस वक्त तावन ही नहीं करता। हमारा झुकाव किसी फैमिली मेम्बर की तरफ, बीवी की तरफ या खामद की तरफ या बच्चों की तरफ या माँ बाप की तरफ होता है। उस वक्त वो अपनी किसी और दुनिया में मगन होते हैं और हमारी जज्बाती लगन की इस कोशिश को नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो वो सिरे से उसको मिस कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई किस तरह हमारी तरफ लगन की नीयत से बढ़ रहा है, या फिर वो उनको पता चलता है कि कोई हमारी तरफ लगन की नीयत से बढ़ रहा है तो हम मुंह फेर लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा, जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा था तो तुमने मुंह फेर लिया था, अब तुम मेरी तरफ बढ़ रहे हो तो मैं भी मुंह फेर लूँगा। मियाँ बीवी में अक्सर होता है कि कोई कुर्बत, कोई फासला होता है तो वो एक लगन के लिए आगे बढ़ता है, दूसरा पहाड़ पे चला जाता है, सीधा नथिया गली, और वो परेशान हो जाता है। उसके बाद वो मायूस होकर बैठ जाता है, फिर वो पहाड़ वाला उतर के वापस आता है, तो जो मैदानी इलाके में था वो पहाड़ पे चला जाता है। जी हाँ, वो K2 पे चला जाता है। तो इस तरीके से जब एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, जब दूसरा आगे बढ़ता है तो पहला पीछे हट जाता है। और ये जो हमारा झुकाव होता है या लगन की कोशिशें होती हैं, इनको अक्सर वेलकम नहीं किया जाता, इनको नज़रअंदाज किया जाता है। जब हम किसी की तरफ झुकते हैं तो वो हमारी तरफ झुकने की बजाय मुंह फेर लेता है, आगे किसी तरफ झुकने लगता है, या फिर वो हमारे मुखालिफ रवैया ज़ाहिर करता है, जिससे हमें मुश्किलात पेश आती हैं। ये आप सबको अपने दिल में ख्याल आ रहा होगा कि कभी कभी ऐसा ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा कि आप शदीद तमन्ना में थे कि आपका झुकाव हो और दूसरा रिकनसाइल करे। आप अस्सलाम वालेकुम कहें तो दूसरा वालेकुम सलाम कहे, और दूसरा ऐसे गर्दन हिला देता है और मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, तो आपको काफ़ी अफसोस होता है। कोशिश जारी रखनी चाहिए, लेकिन हिकमत अमली बदलते रहना चाहिए। आप किसी से बात कर सकते हैं कि मैं, क्योंकि हम ये बात नहीं करना चाहते, हम किसी की तरफ झुकना चाहते हैं, तो हम मानना नहीं चाहते कि ये हमारी कोई ज़रूरत है, तुम्हारी तरफ झुकना मेरी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमें इल्तिजा ना करनी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, और कई दफ़ा तो हम बाकायदा रोब देते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं। कई दफ़ा मियाँ लोग अपनी बीवियों को कहते हैं कि ये जो तुम रूठ गई हो ना, मैं बस बाहर जा रहा हूँ 5 मिनट, वापस आऊँ तो तुम्हें ठीक ठाक होना चाहिए, तुम हंसती हुई हो। मर्दों को बहुत शौक़ होता है कि उनकी बीवियाँ खुश रहें अपने ख़र्चे पे, मतलब खुद कोई हरकत अच्छी नहीं करनी, लेकिन वो चाहते हैं एटलीस्ट वो चाहते हैं कि उनकी बीवियाँ खुश रहें। ये उनकी दुआ है, ये उनकी एक तमन्ना है, इसके लिए वो कोई तरद्दुद नहीं करना चाहते। एक्चुअली मर्दों में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं, वो कंपनी की मशहूरी के लिए हैं। मतलब ख़वातीन जो है उनको बहुत आसानियाँ दी गई हैं, इसलिए उनको सनफ़े नाजुक कहा जाता है।
उनके अंदर वो रुझानात रखे नहीं गए, उनको लड़ना नहीं पड़ता अपने आप से उतना जितना कि मर्दों को अपने आप से लड़ना पड़ता है। जो मर्दों के एनिमल पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और औरतों के अंदर वो कम है, और औरतों को मुख्तलिफ रॉ मटेरियल से बनाया गया है और मर्दों को एक मुख्तलिफ रॉ मटेरियल से बनाया गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। और अगर आप देखें तो ये नज़र आता है, और ख़वातीन को ये बात समझ कभी नहीं आ सकती कि वो मर्दों को थोड़ी सी माफ़ी दे दें। मतलब अगर ख़वातीन को पता चल जाए, जैसे जो हैंडीकैप लोग होते हैं तो उनको थोड़ी सी माफ़ी मिल जाती है ना, स्कूलों कॉलेजों में रेस में किसी जगह कोई ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, तो मर्दों को थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। तो वैसे वो होती हरकतें बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि घर बनाना औरत का काम होता है, घर औरत का होता है। उसने उसको एक ढांचे की शक्ल देनी होती है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारियां होती हैं जिसे खातूने खाना कहा जाता है। और मर्दों के भी अपने बहुत सारे औसाफ हैं जो बहुत अच्छे हैं। मसलन मर्दों का ये वصف बहुत अच्छा है कि वो अपनी मेहनत से कमाते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये जो शेयरिंग है अपने मेहनत की कमाई की, ये ख़वातीन में ये उतना वصف नहीं होता कि वो उस तरह शेयरिंग कर सकें खुले दिल के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कि मर्द करते हैं। तो मर्दों के अपने औसाफ हैं, औरतों के अपने हैं। मैं बात कर रहा था कि जो एडिक्शन का मामला है इसको समझने की ज़रूरत है। ये इल्लत है जिसे हम कहते हैं एडिक्शन, और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे असल में मेलवेयर कहते हैं। मेलवेयर का और सॉफ्टवेयर का फ़र्क पता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जो अच्छे मकासद के लिए काम आता है, हमारी नुकसान करता है। मेलवेयर वो होता है जो या तो पुराना होने की वजह से नाकस हो गया है, या काम ही नहीं करता, या हमारे काम बिगाड़ता है। वायरस का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसके लिए। और ये जो ब्रेन है इसमें हर कोई बंदा आके ना कुछ सॉफ्टवेयर या मेलवेयर डाल जाता है। आप यूँ समझिए कि लोगों ने इसको डस्टबिन समझ रखा है कि गुज़रते गुज़रते, जैसे कई लोग मूंगफली खा रहे होते हैं, गुज़रते गुज़रते इधर फेंक दी, खाली छिलके इधर फेंक दिए, चिप्स खा रहे हैं तो उसका लिफाफा इधर रख के ज़मीन पे पटाखा चला दिया। तो कुछ ना कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह लोग अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा रहे, नुकसान हो सकता है। लोग बातें कर रहे होते हैं और लोग बातें सुन रहे होते हैं, और बातें करने वाला बातें सुनने वाले का नुकसान भी कर सकता है अगर वो लापरवाही से बात करेगा। वक्त के साथ साथ जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, और आप देखते हैं कि आपके देखते देखते ये स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर कितना ज़बरदस्त हो गया है कि इस एक इजाद के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। साइंस की बदौलत आप और हम कितनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। रोज़मर्रा हम कई ऐसी साइंसी इजादात से फ़ायदा उठाते हैं, अनजाने में हमें पता भी नहीं होता, और हमारे इर्द गिर्द ज़िंदगी का ताना बाना कितना खूबसूरत हो गया है। ऐसे में हम अपने एडिक्टिव बिहेवियर्स के बारे में गौर नहीं करते जिसकी ज़रूरत है। इन एडिक्टिव बिहेवियर्स की ज़रूरत थी ज़माना जहालत में, जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, सही रास्ते नहीं बने थे, तो लोग कच्चे रास्तों पे चलते थे। लेकिन अगर आपको सही पक्की सड़क मिल जाए तो आप कच्चे रास्ते पे जाना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे तरीके जिससे हम अपनी इल्लतों को ठीक कर सकते हैं। कुछ इल्लतें हैं जो हम इनहेरिट करते हैं, कुछ इल्लतें हैं जो सदियों से राइज हैं, हम उनको इल्लतें भी नहीं समझते। कुछ इल्लतें हैं जो हम वक्ती तौर पर क्विक फिक्स के तौर पर अपना लेते हैं क्योंकि हमें मुश्किल पड़ जाती है, और उस मुश्किल को ठीक करने के लिए, कोई काम निकालने के लिए हम क्विक फिक्स में पड़ जाते हैं।
और जब काम निकलता है तो हम कहते हैं कि ठीक तरीके। आपने कई घरों में देखा होगा कि 2 तारों को डायरेक्ट ही हाथ से पकड़ के घुसा देते हैं और साथ उसमें माचिस की तीली ठोक देते हैं। ये काफ़ी शानदार सा नुस्खा नज़र आता है। आप में से कितने हैं जो इसको पसंद करते हैं? नहीं ना? तो आप इसे पसंद नहीं करते क्योंकि आपको पता है ये कोई ठीक तरीका नहीं है। इसी तरह जब हमारे घर में कोई नशे का मरीज़ होता है या डायबिटीज़ का मरीज़ होता है, मैंने लिटरली घरों में देखा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ के आगे जो खाना पड़ा होता है ना, तो एक घर वाला आधा प्लेट चुक के ले जाता है। आपने कभी देखा है कि एक बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग आदमी ने खीर के ऊपर जो है नज़र रखी हुई है और वो चमचा लेके तो खीर को मुंह की तरफ ले जा रहा है, तो एक बच्चा आता है तो वो नीचे से प्याला गायब कर लेता है, दूसरा आता है वो चमचा लेके गायब हो जाता है। इस तरह वो समझता है कि मैं मदद कर रहा हूँ उस डायबिटिक की, लेकिन इस तरह मदद नहीं होती। हमारा जो इमोशन है, जो हमारा एहसास है, उसको मजरूह करके हम अच्छे नताइज पैदा नहीं कर सकते। ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक कनेक्शन होता है किसी रिश्ते में, हम आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हटते हैं, क्योंकि अगर हम आगे ही बढ़ते रहें तो वो चीज़ मज़ा खो देती है। कोई चीज़ जब मोनोटनी का शिकार होती है तो वो मज़ा खो देती है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, क्या होता है जी? रिटर्न्स। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि जो चीज़ से पहले अच्छे नताइज मिलते थे अचानक उससे अच्छे नताइज मिलना बंद हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चेंज लानी पड़ती है और हम आगे बढ़ते हैं और उसमें मज़ा आना कम हो जाता है। तो फिर हम अनकॉन्शियसली, कुदरत हमें सिखाती है कि थोड़ा पीछे हटो, और जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं तो दूसरे में कसक पैदा होती है और कशिश पैदा होती है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे रक्स में मूवमेंट्स होती हैं कि 2 ही मूवमेंट होती हैं, या आप आगे बढ़ते हैं या फिर आप पीछे हटते हैं, और इससे रक्स तख्लीक पाता है। लेकिन अगर कोई आगे ना बढ़े और कोई पीछे ना हटे तो रक्स साकत हो जाता है। इसी तरह ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो जज्बाती रिश्ता है, जो लगन है, इसमें माँ बाप, औलाद, मियाँ बीवी, दोस्त अहबाब, चाहने वाले एक दूसरे के साथ इन जज्बाती रिश्तों में होते हैं। और इसमें बिल्कुल कुदरती बात है कि आपका झुकाव कभी ज़्यादा होगा, कभी थोड़ा पीछे आ पाएंगे। अब देखिए, समंदर भी साहिल के पास आके पड़ाव नहीं डालता, वो एक लहर की शक्ल में साहिल पर आता है और टकरा के वापस चला जाता है। साहिल कभी उसके पीछे नहीं भागता, साहिल को पता होता है कि लहर फिर आएगी, आ जाती है ना। हमें भी यही करने की ज़रूरत है कि अगर हमारा किसी से रिलेशनशिप है और उसमें हम पीछे हट रहे हैं, तो दूसरे को जाते जाते कह दें कि फिर आएंगे, फिर आएंगे। यानी अगर हम थोड़ा सा स्पेस लेना चाह रहे हैं, ब्रीदिंग स्पेस लेना चाह रहे हैं, तो ब्रीदिंग स्पेस लेते हुए फिर हमें दूसरे को बता देना चाहिए कि घबराओ नहीं, हम फिर जल्दी लौट के आएंगे। और उससे आपको स्पेस भी मिल जाएगी और दूसरा बंदा आपको फिर धड़ाधड़ कनेक्शन की कोशिश भी नहीं करेगा। मुझे लोग बताते हैं कि बाज़ औक़ात वो 1 घंटे में किसी को 65 कॉलें भी कर लेते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि अगला बंदा कॉल नहीं पिक कर रहा, यानी आप झुक रहे हैं, वो आपके झुकाव को महसूस नहीं कर रहा और आप धड़ाधड़ कॉलें करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं मैं क्या कर रहा था। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये हमारे जज्बात की बात है। नहीं नहीं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये जो जज्बाती रिश्ते में होते हैं, इसमें कुछ लोगों की स्पेशलिटी होती है पहलूतही करना, और कुछ लोगों की स्पेशलिटी होती है कि चमड़ना, क्लिंगी होना, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप किसी भी जोड़े को देखेंगे, किसी भी कैंपस में आप देख लें, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इनमें से एक क्लिंगी है और एक पहलूतही करने वाला है। और इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और उनको चूँकि जज्बाती रिश्ते के अदब अदाब नहीं आते, तो वो लड़ झगड़ के टाइम पास करते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को जो हम फितरी तौर पर करते हैं, साइंस ने स्टडी कर लिया है। साइंस ने मोहब्बत को स्टडी कर लिया है, साइंस ने रिश्ते नातों की बारीकियों को स्टडी कर लिया है,
और जिस तरह साइंस से हम बहुत इजादात देखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, तो हम साइंस में इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं। अपने रवैयों पर नज़र डाल के हम समझ सकते हैं कि हमारा जो जज्बाती लगन का मामला है उसमें हम चाहते हैं कि हमारी इल्तिजा को कोई सुन ले, हम कहना भी नहीं चाहते। हम चाहते कोई ख़ुद ही सोचे, अपने तौर पर सोचे। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम वल्नरेबल हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमें किसी की चाहत की ज़रूरत है। हमें अपने माँ बाप से शफ़क़त चाहिए, हमें बीवी बच्चों से और बहन भाइयों से और दोस्तों से तवज्जो चाहिए। हमें ज़रूरत है कि कोई हमें कहे कि वो हमारे साथ रिश्ते को महसूस करता है और वो हमें चाहता है। आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़िक्रा होता है व्हाट्सएप पे, वो ये होता है आई लव यू, आई मिस यू, और उसका जवाब बड़ा सिंपल होता है आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू। और आज तो वैलेंटाइन डे है, तो आज ये और भी ज़्यादा हो रहा होगा। नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि हमारी ये जो साइड है, ये जो जज्बाती साइड है, ये हमारी सबसे कीमती साइड है। क्योंकि जब इंसानों के मुस्बत जज्बात खो जाते हैं और वो जज्बे के बगैर हो जाता है, तो इसको शदीद डिप्रेशन कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ और मैं दिलों के साथ होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मंतक के साथ तो सभी होते हैं, दिलों के साथ होना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों के दिलों को ढारस बंधाने की ज़रूरत होती है और रिश्ते नातों में रीअश्योरेंस चाहिए होती है। उसमें हमें बाज़ औक़ात एक अजीबो-गरीब अना का सामना होता है। खैर अना की भी खैर कोई बात नहीं, अना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हम सब में होती है। लेकिन कभी कभी जब कोई दूसरा जज्बाती लगन के लिए हमारी तरफ बढ़ता है तो हम बहुत बुरी तरह उसका झटका कर देते हैं। लेकिन मुंह फेर लेने से झटका बेहतर है। क्या बताएंगे कि आप किसी की तरफ झुकाव करें, मियाँ या बीवी या माँ बाप और औलाद की तरफ, और वो इग्नोर करके मुंह इधर कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई शदीद रद्द-ए-अमल फेस करें। जैसे कि कोई आपको साफ कह दे कि मेरी तरफ बढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, मेरी तरफ से आप फारग हैं। क्या बेहतर है कि चुपके से मुंह फेर लिया जाए? क्योंकि एक तो है ना कि कोई झुकाव ज़ाहिर कर रहा है तो आप भी कहते हैं बिस्मिल्लाह, चले वो नहीं करना तो फिर चुपके से मुंह फेर लिया जाए, या कहा जाए कि ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका नाम रजिस्टर में से काट चुका हूँ। जी अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुपके से अगर मुंह फेर लेंगे तो दूसरा बंदा जो है समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब आप कोई रद्द-ए-अमल देंगे थोड़ा या ज़्यादा, तो उससे थोड़ा तलातुम तो होगा, थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन आपको कम से कम पता चल जाएगा कि आपको कुछ वाकई ठीक ठाक कदम उठाने की ज़रूरत है। आप आस को छोड़ के कोई इक़दामात करने की तरफ आ जाएंगे। लिहाजा खामोशी इख्तियार करके मुंह फेर लेने से बेहतर है कि आप अपने गुस्से का इजहार अच्छे लफ्ज़ों में कर दें, ताकि दूसरे बंदे को थोड़ा सा झटका लगे और वो जो लापरवाही कर रहा है, वो जो एक खामोश इंतज़ार कर रहा है, वो कुछ ना कुछ अमली तौर पर करने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन ज़्यादातर चीज़ जो घरों को परेशान करती है वो स्टोन वॉलिंग है, वो पथरा जाना है। क्योंकि आम तौर पर घरों में लोग, ख़ास तौर पर देहातों में लोग बातचीत में कमज़ोर होते हैं। जितना कॉस्मोपॉलिटन सिटी होगा उतना ही लोग बातचीत के ज़रिए दूसरे तक पैगाम ज़्यादा अच्छी तरह पहुँचाते हैं, और ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में कमज़ोर होते हैं और उनका छोटा मोटा एक दूसरे से तकाज़ा वो कर लेते हैं। उनको ज़्यादा लंबी चौड़ी खूबसूरत बातें नहीं आती जिससे कि वो अपना काम निकाल सकें या मुज़ाकरात कर सकें या दूसरे को हामी भरने की तरफ ला सकें या दूसरे को माइल करने की तरफ ला सकें। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। लिहाजा लोग
स्टोन वॉलिंग करते हैं, पथरा जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। वो समझते हैं कि एक चुप और 100 चुप कर जाने से मसला हल होगा, अगर मैं बोला तो कहीं मेरे साथ कोई ज़्यादा ऊंच नीच ना कर दे। तो ये जो स्टोन वॉलिंग है ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ है दूसरे बंदे के लिए, जो कहता है कि अगर आपको मुझसे गिला शिकवा है तो आप कर लीजिए, मैं हाज़िर हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपके साथ तावन करूँगा, बताइए मैं क्या करूँ। और कहीं ना कहीं मुकमुका हो जाता है कि अच्छा आप ये चाहते हैं तो अच्छा चले मैं इतना कर देता हूँ, फिर मैं और ज़्यादा कर देता हूँ। लेकिन स्टोन वॉलिंग एक इल्लत है, ये एक सीखी हुई इल्लत है जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं कि अगर हमारे माँ बाप स्टोन वॉलिंग करते थे और हमने टीन एज में देखा कि वो हमसे खामोश हो गए, वो हमारी तालीम के बारे में पूछना छोड़ गए, उन्होंने कोई प्रोग्रेस चेक करना छोड़ दी और खामोश रिश्ता बन गया, तो फिर हम समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। हम अपने माँ बाप को रोल मॉडल समझते हैं और उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी ज़िंदगी में मेरे अपने वालिद साहब से आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं होगी, सारी ज़िंदगी में आधे घंटे की गुफ्तगू। और आप सोच लें कि उनको इस दुनिया से गए हुए अल्लाह गरीक रहमत करे, उनको कोई 16 साल हो गए, जिसका मतलब है कि मैंने उनके साथ 50 साल तो पॉजिटिवली गुजारे। लेकिन वो खामोश थे, उनकी अपनी ज़िंदगी में जो हालात गुज़रे थे वो ऐसे गुज़रे थे कि उन्होंने खामोशी को आसान रास्ता समझा था और वो बहुत कम बात करते थे और थोड़ी सी बात करते थे, एक ही हेयरिंग में फ़ैसला कर देते थे, मतलब तारीख़ नहीं डालते थे। फ़ैसले करने में वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो मसलों को हल करने के लिए कभी लटकाते नहीं थे, लेकिन वो बहुत तेज़ी से एक फ़ैसला कर देते थे और उस पर फिर अमल पैरा हो जाते थे रिग्रेट के बगैर। और एक दिन बस मुझे याद है उनसे मेरी एक मुस्बत गुफ्तगू हुई। वैसे मेरी उनसे 99% गुफ्तगू मनफी ही होती थी, वो दो तरफ़ा ही मनफी होती थी कि वो मुझसे मुतमिन नहीं होते थे और मैं उनसे मुतमिन नहीं होता था, मैं उनसे डरता था और वो समझते थे कि मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरूँगा। ये उनकी सोच थी कि मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरूँगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक मुझे उन्होंने कहा कोई 20 साल पहले कि यार वैसे तू चंगा बंदा है। बस ये वाहद कॉम्प्लीमेंट है जो ज़िंदगी में मैंने उनसे सुना, यार तुम अच्छे आदमी हो। मैंने कहा अच्छा आपको किसी ने बताया? कहते लोग कहते हैं। बात ख़त्म, पैसा आज़म। ऑलमोस्ट लेकिन मुझसे ज़्यादा खामोशी थी, चूँकि मैं काफ़ी दूर ही रहा था। आप यूँ समझे कि 17 साल की उम्र में मैं कराची चला गया और 10-12 साल मेरे दूरी में गुज़रे और जब मैं वापस आया तो मेरा जो तालमेल था वो दूसरे भाइयों की निस्बत कम था। ये होता है जो घर से बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, घर पे उनका इस्तेकाक थोड़ा कम हो जाता है। रिश्ते का बहुत गहरा ताल्लुक़ मिलने मिलाने से है। इवन बाप बेटे के रिश्ते का ताल्लुक़ या भाइयों के रिश्ते का ताल्लुक़ भी मिलने से है। कई दफ़ा हम कहते हैं नहीं मिलन नाल कोई फ़र्क नहीं पैंदा, कट्ठे रहने नाल भी कोई फ़र्क नहीं पैंदा, दिल सही होना चाहिए। ये सब बातें हैं। असल बात यह है कि प्रॉक्सिमिटी से एक रिलेशनशिप बनता है, चाहे आपको नज़र आए या ना आए। यानी करीब रहने से एक रिश्ता बनता है जो बाज़ औक़ात नज़र नहीं भी आता पर वो होता है। दूर रहने से रिश्ता बाज़ औक़ात नज़र आता है पर होता कोई नहीं, क्योंकि जब वक्त आता है तो पता चलता है कि वो कोई रिश्ता नहीं था। मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ 300 घर हैं और वो एक कॉलोनी है और उसमें ज़्यादातर जो घर हैं उसमें बूढ़े माँ बाप रहते हैं।
बूढ़े माँ बाप रहते हैं और उनके बच्चे कहीं और हैं, वो स्मार्ट बट स्कैटर्ड हैं। किसी का एक बच्चा कनाडा, किसी का एक बच्चा अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, दुबई। बच्चे बिखरे हुए हैं सारे उनके, और जब बच्चे बिखरे हुए हैं तो बच्चों के बच्चे भी बिखरे हुए हैं। और वहाँ वो रहते हैं मियाँ बीवी, जो कि मालो दौलत के एतबार से बहुत अच्छे हैं, और उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको हर सहूलत हासिल है, वो रिच लोग हैं, उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन वो रहते अकेले हैं। और मैं चूँकि वॉक करता हूँ सुबह शाम, तो मेरे साथ वो सलाम दुआ फिर खुद शुरू हो जाती है। सलाम दुआ शुरू होती है तो उन्होंने पहले मेरी वीडियोस देखी होती हैं, फिर वो कभी हौसला करके थोड़ी बातचीत शुरू कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ती है, फिर वो अपना बताते हैं हालात, फिर वो मेरी बातों को भी दोहराते हैं कि आपने ये कहा था और आपने वो कहा था। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम जारी रखूं और मुफ्त मशवरों से परहेज़ करूं, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो इस तरीके से वो पता चलता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि ये क्यों आप बच्चों को बिखेर देते हैं, तो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा हम नहीं बिखेरते, हमारे हालात बच्चों को बिखेर देते हैं। कहते हैं हम लोग तो औकात बहुत रखते हैं, हम लोग हाई अचीवर्स हैं, हमारे ख़ानदान में हर कोई हाई अचीवर है, और हम अपने बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो हाई अचीवर ना हो, उन्हें हाई अचीवर होना है। और हम उनको ठुंगे बहुत मारते हैं। ठुंगे समझते आप? ये जो असील कुक्कड़ होते हैं ये ठुंगे मारते हैं। तो जो हाई अचीवर्स होते हैं, जो रेड जोन में रहने वाले लोग हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, ये एक दूसरे को ठुंगे मार मार के कनाडा पहुंचा देते हैं, किसी को ठुंगे मार के तो वाशिंगटन डीसी पहुंचा देते हैं, किसी को लंदन पहुंचा देते हैं, और वापसी नहीं होती। और उसके लिए एक बहाना चाहिए, एक दूसरे से दूर होने के लिए एक खूबसूरत बहाना चाहिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मुस्तकबिल बनाने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं माँ बाप से आजज़ आके जा रहा हूँ, ये नहीं मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मुझे तपिश बड़ी महसूस होती है अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से मुझे तपिश होती है। मैं उसको एक खूबसूरत लिबादे में ओढ़ के ये काम करना चाहूँगा, और ये वन वे टिकट है। हमें लगता है कि बस जल्दी पढ़ के वापस आ जाएंगे, फिर बीच में एक चीज़ होती है और फिर एक दूसरी चीज़ होती है, और वापसी के रास्ते मसदूद होते हैं। और हम अंदर खाने जानते हैं कि हमें जो वीज़ा मिला है दूसरे मुल्क में जाने का, वो दूरी का वीज़ा है। हमें दूरी की ज़रूरत थी और हमें दूरी का वीज़ा मिला है, और वो वीज़ा दूर रखने में मुआवन साबित होता है। और मैं देखता हूँ वही जो मैंने बताया, 300 घर हैं जहाँ मैं घूमता फिरता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। तो स्ट्रेंज है, वो एक ऐसी कॉलोनी है जो स्ट्रेंज है, जिसमें पता नहीं कैसे सारे इस किस्म के लोग इकट्ठे हो गए हैं कि जो वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबकी हैबिट्स अच्छी हैं, सब अपना ख्याल रखते हैं, पर दूसरों का ख्याल नहीं रखते। अपना ख्याल रखने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो दूसरों का ख्याल नहीं रखते तो उनकी अच्छाई गारत हो जाती है। ये जो ठुंगे मारने की आदत है, ये दूसरे लोगों को तबाह कर देती है। और वर्क प्लेस पे भी होता है, बहुत सारी वर्क प्लेस में भी असील कुक्कड़ होते हैं जो किसी को पनपने नहीं देते। वो ठुंगे मार के तो किसी को उजागर नहीं होने देते, और उनकी कारकर्दगी अच्छी नज़र आती है जब दूसरे लोग भाग उठते हैं। जब दूसरे लोग अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पाते तो उनकी कारकर्दगी अच्छी लगती है। तो ये जो रेड जोन चिकन्स हैं, इनको हम रेड जोन चिकन कहते हैं। ये रेड जोन चिकन कौन है, कोई पहचानते हैं आप? आपने कभी देखे होंगे ऐसे लोग जो अचीवर्स हैं, जो छाए हुए हैं मंजरनामे पे, जो ऊंची ऊंची ज़िंदगी और ऊंची ऊंची बातें करते हैं, जो
ज़मीन पे नहीं उतरते, वो हवा में मुअल्लक रहते हैं, आसमान को छूते रहते हैं और पाँव ज़मीन पे नहीं होते। जी, हर ख़ानदान में नहीं होता। कुछ ख़ानदान होते हैं जिनमें ये नस्ल दर नस्ल पेडिग्री इस तरह चलती है। क्योंकि वो एक दफ़ा मैं मरी गया हुआ था, तो मरी के डॉक्टर मेरे साथ वॉक कर रहे थे माल रोड पे, तो वो डॉक्टर सडनली कैके लगा के हंसने लगे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, मुझे भी बताएं, मेरे साथ शेयर करें कि आप क्यों हंस रहे हैं। कहते कोई गल ऐसी हुई है जिहड़ी कि सानू हासा आ गया, तुहानू दस नहीं सकते। मैं क्या ऐसी केड़ी गल हुई है। कहते जी वो फलां डॉक्टर साहब ने ये बात की है कि यार जो लोग मरी आते हैं इन्हां दियां बुढ़ियां किन्नियां सोहनियां ने। और फिर वो कहते हैं दी की वजह है। तो मैंने कहा कि देखें, मालदार लोग जाते हैं मरी, और मालदार लोग अगर ख़ुद खूबसूरत ना भी हों तो बीवी उनको खूबसूरत मिल जाती है, और 2-3 जनरेशन्स के बाद खूबसूरती उनके घर के अंदर राइज हो जाती है। मगर ये सिंपल सी बात है। तो जो हाई अचीवर्स होते हैं, ये हाई अचीवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मुझे बताइए कि ज़्यादातर किसी लड़की की शादी होगी लड़के के साथ और लड़का होगा 10/10, तो लड़की क्या होगी 10/10। यही सोच है ना कि चांद सूरज की जोड़ी, बल्कि सूरज की जोड़ी होगी, जला के रख दे एक दूसरे को, खाक कर दे। ठीक, तो अगर लड़का हो 10/10 तो लड़की क्या होनी चाहिए, या वाइस वर्सा। क्योंकि अगर 10/10 होगा ठूंगे बहुत मारेंगे। हाँ, ठूंगे बहुत मारेंगे। लेकिन यह है कि किसी में एक खूबी देख लें, किसी में दूसरी देख लें। लड़की टॉपर है, लड़का भी टॉपर होना चाहिए। वो गोल्ड मेडल लेता है तो वो प्लैटिनम भी कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं, जो सोफे पे बैठे हुए मियाँ बीवी के बारे में सामने से लोग कह रहे होते हैं, कहते यार इनकी मेटिंग रेटिंग जो है 10/10 है, और वो शादी के एक हफ्ते के बाद नाराज़गियाँ पैदा हो रही होती हैं क्योंकि वो बर्दाश्त के मादे नहीं होते। तो जोड़ मेल इस तरह नहीं बनते। जोड़ मेल इस तरह बनते हैं कि शादी का जो बुनियादी पर्पज़ है, और वो है दोस्ती, कंपेनियनशिप, रोमानवियत और कुर्बत के लम्हात। शादी का और कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। ये है, और दुनिया का सबसे अहम रिश्ता बीवी और मियाँ का रिश्ता है, जिसे तस्लीम नहीं किया गया इसराइल की तरह भी। ठीक है, तो सबसे अहम रिश्ता ये। बंदा बड़ा चोरी चोरी जाके भी हो तो फिक्र ना कर, मैं तेरा दीवाना, पर दसी किसी नू ना। ठीक है, मतलब सबके सामने। एक बंदा आता है दुबई से 2 साल के बाद, तो उसके ख़ानदान वाले सारे छोटे बड़े अंडे बच्चे सारे एयरपोर्ट पहुंचे होते हैं, और वो हर एक को मिल रहा होता है, और 18वें नंबर पे बीवी खड़ी है। तो बीवी के करीब से गुजरते हुए वो उसको कैसे इग्नोर करता है। इसकी तरबियत सुल्तान राई ने हम सारी कौम को दी है अच्छी तरह। तो बीवी के साथ खुल के ये बात करना कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैं आया था 250 बंदे लेके, मुझे याद है। ये बात कोई बीवी को नहीं कहेगा। वो ये जाएगा वैसे ही, मतलब जब मेरे रिश्तेदार सामने हो ना, तो तुमने मुझे कभी ये नहीं कहना कि प्लेट पकड़ा दो, बल्कि तुमने ऐसा रवैया करना है कि लोगों को लगे कि मेरा बीवी तो बड़ा टैक है। मतलब एक बंदा फाते भी बनना चाहता है तो किस पे, एक बीवी पे। या तो कोई फाते आलम बने तो कोई बात है ना। जो अपनी बीवी है, जिसे चाहत से लेके आए और साथ इतने बंदे लेके गए जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, और इस कदर अफजाई के बाद जो शादी का दिन होता है किसी भी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में, इस रिश्ते का अरूज का दिन होता है। क्योंकि अगले दिन ही ये ज़वाल की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता, ये वलीमे वाले दिन वैसा नहीं होता जैसे कि रुखसती वाले दिन होता है। एग्रीड या नहीं? ठीक है, फ़कत 24 घंटे में ही बात बदल जाती है, और फिर हर रोज़ वो डिक्लाइन करता है और उस ज़मीन पे गिरने की कोशिश करता है, और हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं और कभी संभालने की कोशिश नहीं करते। औलाद और माँ बाप के रिश्ते में बड़ा जेन्युइन पन है कि हमें तसल्ली होती है, खैर है, मतलब ये पक्का है,
और उस पक्के को कच्चा कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम रिश्तों की निगहदाश्त करने वाले नहीं हैं, जिससे कि फिर ये मूड की ख़राबियाँ, मिजाज की ख़राबियाँ और नशे की ख़राबियाँ, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं। हमें चरस, शराब, अफ्यून, कोकेन पे नहीं, रिश्तों की ख़राबियों और मूड की ख़राबियों पे काम करने की ज़रूरत है। हम मान लें कि हमें रिश्तों की ज़रूरत है, हम इस ज़रूरत का इजहार किए बग़ैर ये ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। इसकी ज़रूरत का इजहार करना भी एक ज़रूरत है। ये 100 साला स्टडी है जिसमें से 85 साल गुजर चुके हैं और अब तक के ताज़ा तरीन नताइज, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक किसी भी इंसान की लॉन्जेविटी यानी लंबी ज़िंदगी और ख़ुशी का राज उसके रिश्तों की पायदारी पर है। ये नहीं है कि कोई मियाँ बीवी लड़ते हैं तो उनका रिश्ता खुशी नहीं देगा। अगर कोई मियाँ बीवी सुबह शाम छोटी मोटी चोंचें एक दूसरे को मारते रहें, लेकिन दोनों को कॉन्फिडेंस हो कि अगर मुझ पे कोई बुरा वक्त आया तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएगी। ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो बताते हैं कि क्या किसी का ये फेथ है कि मुश्किल में उसका जीवन साथी उसके साथ खड़ा रहेगा या छोड़ जाएगा। अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत हंसते खेलते हों, लेकिन दोनों को ये पता हो कि मुश्किल वक्त में ये रिश्ता दरिया के 2 हिस्सों को तकसीम कर देगा, तो उस रिश्ते का कोई ख़ास फ़ायदा, कोई ख़ास इनाम या कोई ख़ास फल हरगिज़ नहीं है। और रिश्ते जो होते हैं ये इसमें थोड़ी सी हैंड पिकिंग यानी चोंचे मारना ये चलता रहता है और इसका कोई वजह नहीं होती। मुझे बताइए कि जो मुर्गियाँ या मुर्गे एक दूसरे को चोंचे मारते हैं, क्या उनका कोई ज़रज़न ज़मीन का मसला है? क्या उनको कोई खुराक अबंडेंट नहीं मिल रही होती? तो आपने कभी सोचा कि ये एक दूसरे को चोंचे क्यों मारते हैं? ये बस दुनिया में रौनक लगाने के लिए, जो बनाने वाले ने दुनिया बनाई है तो उसने ऐसे ही बनाई है, और जब उसने ऐसी दुनिया बनाने का फ़ैसला किया था तो हमसे कौन सा मशवरा किया था? तो जिस किस्म के हालात में हम दुनिया में आए, उस किस्म के हालात में पनपने की जो कोशिशें हम कर सकते हैं साइंस की मदद से, क्योंकि साइंस अगर हमें स्मार्टफोन जैसा तोहफ़ा दे सकती है, जहाज़ के सफ़र की आसानी दे सकती है, मौसमों को अपनी मर्ज़ी से बदलना और अंधेरों को रोशनियों में कन्वर्ट करने की सलाहियत दे सकती है, तो साइंस यकीनन हमारे मूड और मिजाज, एहसासात और तल्लुकात को बदलने में भी मदद दे सकती है।